Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being a Sunday, we'll also be taking calls from your listeners on mutual fund and related issues. You can call us on our direct numbers 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. Our numbers once again are 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र से हमारा शायद अभी संपर्क साधा नहीं है, अभी हम दोबारा उन्हें फोन करेंगे। शुरुआत में हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Foreign portfolio investors who withdraw 4,444 crore rupees from Indian markets this month so far, and domestic stocks surged around 3.5% during the week ended on Friday. Sensex reclaimed 50,000 mark, Nifty regained 15,000 level. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ने इस महीने अब तक भारतीय बाजारों से 4,444 करोड़ रुपए की राशि निकाली और घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को समाप्त सप्ताह के दौरान लगभग 3.5% का उछाल। सेंसेक्स फिर 50,000 से ऊपर और निफ्टी फिर 15,000 से ऊपर हुए बंद। लेते हैं आज की पहली खबर। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई ने इस महीने अब तक भारतीय बाजारों से 4,444 करोड़ रुपए की राशि निकाली है। कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर और देश की अर्थव्यवस्था पर उसके संभावित प्रभाव से जुड़ी चिंताओं के बीच एफपीआई ने बाजार से ये पूंजी बाहर निकाली। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च और 21 मार्च के बीच ऋण श्रेणी में एफपीआई ने 1,926 करोड़ रुपए का निवेश किया, जबकि इक्विटी बाजार से 6,370 करोड़ रुपए की राशि बाहर निकाली। विशेषज्ञों ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर और देश की आर्थिक वृद्धि पर चिंताओं से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। हालांकि पिछले 2 सप्ताह में महामारी की स्थिति में सुधार और मरीजों के ठीक होने की दर बढ़ने से कुछ राहत मिली है। आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने भारतीय पूंजी बाजारों से बाहर कुल प्रवाह 9,435 करोड़ रुपए रहा। अप्रैल से पहले 6 महीनों तक एफपीआई ने शुद्ध खरीदारी की थी। धीरेन्द्र, आप हमारे साथ जुड़े हैं? जी धीरेन्द्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद कुछ टेक्निकल समस्या है, अभी हम उसका हल करेंगे और फिर उनसे बातचीत शुरू करेंगे। अर्जुन, जैसा हम पिछले सप्ताह भी बात कर रहे थे, एफपीआईज लगातार नेट सेलर्स बने हुए हैं भारतीय बाजार में, और जैसा कि बताया गया है स्टोरी में कि जो सेकेंड वेव फिर से कोविड की आई है, उसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, वो एक अनसर्टेनिटी है जो शायद इस आउटफ्लो को बढ़ावा दे रही है। Well, the foreign portfolio investors are clearly profit booking in this market. They dominate as net sellers in the market, but net buyers in the market have been mutual funds because they are value investing. They are buying stocks in sectors at values which are quite attractive to them, and after taking a beating, especially in the previous calendar year. So the mutual funds are definitely net buyers, and the FIIs, FPIs who have entered our market are here to book profits, and they're booking profits this month. Hopefully that will change in the next month. In fact, इसका रिवर्स था पिछले साल, जब मार्च में एकदम से बाजार में जब गिरावट आई थी, तो तब हमने देखा था कि उन गिरे हुए मूल्यों पर एफपीआईज ने उन अट्रैक्टिव निचले मूल्यों पर बहुत खरीदारी की थी, जिससे बाजार ऊपर भी गया था। लेकिन पिछले वर्ष जो डोमेस्टिक
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, उनका भरोसा बाजार में कायम नहीं हो पाया था। वो शायद जो एकदम गिरावट आई थी उससे थोड़ा डरे हुए थे। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग, जैसा आपने कहा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग, पिछले वर्ष वैल्यू इन्वेस्टिंग का फायदा एफपीआईज ने उठाया और उसके बाद उन्होंने उसका जो भुनाया है उसको प्रॉफिट बुकिंग की है इस वर्ष, और इस वर्ष डीआईआईज वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये सिलसिला जब ऑल्टरनेट होता है, जब 2-3 सेगमेंट्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं बाजार में, तो वो बाजारों के लिए अच्छा रहता है कि उन्हें एक सपोर्ट मिल जाता है। Well, the FIIs and the FPIs who are being the net sellers traditionally and net buyers in the market traditionally, not only value invest in the market, but they also arbitrage their positions, especially in the futures and options market. And they also buy into the futures market, which is the index arbitrage. So they are able to control not only the share price movement of a specific stock, but how the index moves as well. So being net sellers and doing index arbitrage, they are able to also hedge their position and be able to earn a substantial margin, especially when they can predict that the market is likely to fall because they're net sellers in the market. Absolutely. और अभी जो सिचुएशन है कि पिछले 2 सप्ताह में जो महामारी की स्थिति है उसमें कुछ सुधार है, आंकड़ों में कुछ सुधार है, मरीजों के ठीक होने की दर बढ़ रही है। सो आशा की जा रही है कि इससे जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव होगा और जो एफपीआईज है वो भी वापस बाजार में लौटेंगे। इनफैक्ट अर्जुन, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमारी अगली स्टोरी जो मार्केट आउटलुक पर है उस पर एक नजर डाल लेते हैं, फिर समग्र चर्चा हो पाएगी। आने वाले सप्ताह में बाजार के लिए महत्वपूर्ण कारक हो सकते हैं। देश में कोविड-19 के नए संक्रमणों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या अधिक रहना, टीकाकरण अभियान का गति पकड़ना, अंतर्राष्ट्रीय संकेत सकारात्मक रहना और कंपनी आमदनी के आंकड़े मजबूत आना। बाजारों पर प्रभाव डाल सकने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं विश्व भर में बढ़ती मुद्रास्फीति पर निवेशकों की चिंताएं, एफपीआई के फंड का प्रवाह और वायदा बाजार में मासिक एक्सपायरी। शुक्रवार को समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू बाजारों में अच्छी मजबूती आई। लगभग 3.5% के उछाल के साथ ये सप्ताह पिछले 4 महीनों के सबसे अच्छे सप्ताहों में से एक रहा। आशा से बेहतर कंपनी आमदनी और सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच बैंकों और वित्तीय शेयरों की अगुवाई में सभी क्षेत्रों में हुई चौतरफा खरीदारी के बल पर बंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी दोनों में उछाल आया। देश में कोविड-19 के नए मामलों की दैनिक दर कम होने से आर्थिक गतिविधियों के फिर खुलने की आशा से निवेशकों की धारणा को फिर बढ़ावा मिला। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स फिर 50,000 को पार कर गया और निफ्टी भी 15,000 के स्तर से ऊपर रहा। सेंसेक्स कुल 3.71% की वृद्धि से 1,808 अंकों की बढ़त दर्ज करता हुआ 50,540 पर बंद हुआ और निफ्टी 498 अंकों की वृद्धि से 3.39% बढ़कर 15,175 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार में प्रदर्शन इस सप्ताह सेंसेक्स से भी बेहतर था। मिड कैप सूचकांक में 4.77% का उछाल आया और स्मॉल कैप सूचकांक में 4.19% की भारी बढ़त दर्ज हुई। शायद हमारे साथ फिर अब संपर्क सध गया है श्री धीरेन्द्र कुमार के साथ। धीरेन्द्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। धीरेन्द्र, सॉरी, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है हमारी एंड पे, इसलिए थोड़ी सी बाधा हुई। अभी हमने मार्केट आउटलुक की स्टोरी पढ़ी। ये जो सप्ताह गया है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। कह रहे हैं कि पिछले 4 महीनों का वन ऑफ द बेस्ट वीक्स। कैसे देखते हैं आप आने वाले हफ्ते, आने वाले दिनों, हफ्तों की आउटलुक कैसे देखते हैं आप? दिन और सप्ताह और महीने का आउटलुक थोड़ा रिस्की होता है और भरोसे से ये बता पाना। पर हाँ, बाजार जो ये चल रहा है, बाजार का जो ये रफ्तार है, ये इसका बेसिक आधार ये है कि हमारे रिजल्ट, काफी सारे जो कंपनियों के शुरुआती रिजल्ट हैं वो उतने बुरे नहीं हैं या काफी कंपनियों का काफी अच्छा है। और खासकर जब लॉकडाउन के फेज के पहले, जब हमारी इकोनॉमी खुल गई थी, कारोबार सुचारू तरीके से काम करने शुरू कर दिए थे, उस समय का जो रिजल्ट आ रहा है उससे ये पता चल रहा है कि सब चीज ठप नहीं हुआ है। जब खुलेगा तो दोबारा रफ्तार से सब कुछ चल पड़ेगा। ये ढाढ़स लोगों को बधा है। उसी के आधार पे मुझे लगता है बाजार में ये बढ़त का रुख है। Our awaiting caller is Shri R.S. Dhaya from Delhi. A warm welcome to you on Market Mantra. Sir, please ask your question to the expert. Sir, namaskar to all of you. Yes, Dhaya sir.
My question to Dhirendra ji is that I have investment in most of the AMCs like Sundaram, Reliance Growth, Sundaram Multicap, Sundaram Midcap, and Templeton Blue Chip Fund, and DSP Discovery Fund, ICI Prudential also I have got investment. Now, as per the advice of Dhirendra ji, I wanted to sell all these and invest only on 3 or 4 schemes. One mid cap and one small cap. But I have a concern that after taking into account the long-term capital gain of all the investment, which are about 5, 7, 10 years old, all of them. Now, will it be wise to switch to 2, 3 new schemes or let it go on? Those schemes are doing all right. They are not very high. They are not at the lowest. They are performing somewhere in between. And once upon a time, they have been the top performers in their own time. Yeah. I will give you, my suggestion will be that first, your understanding that, you will be liable for the capital gains tax. That's true. But you'll be liable for capital gains tax on your investment, only the capital gains. Since, 1st of February 2018, all the gains before that is tax sheltered. You are not liable to pay taxes. I'll just give you an example. If you invested in a fund which was 10 years ago and you invested at 10 rupees and today the NAV is 20 rupees. But 2 years back or 3 years back now, as of 1st of March 2018, the NAV was 17 rupees. So only the gains in 17 rupees will be liable for taxes, which is 3 rupees. And the rules are pretty straightforward. 10% for long-term gains in case of equity, which is holding of 1 year, and 15% for for gains of less than 1 year. There are advantages and disadvantages of the way you have held your fund. One is that you're not liable to pay any taxes, capital gains tax, till you hold it. But the problem is that, you have all these funds, and if they're 10-year-old funds, they will also be in regular funds. You'll start saying, if you're going to invest in the direct, that will be first saving. The other is that by virtue of investing in too many equity funds, and the way you are saying that you have invested in virtually every fund, every AMC, then it will be, some 15, 20, 25 funds. And this is not something abnormal. This is quite usual. Many investors who end up being a collector because you like some funds and some fund was doing well, that is when you invested. And then subsequently some other fund was doing well and you kept holding the old fund and you invested in the new fund as well. So there is nothing unusual. The real disadvantage is that by virtue of owning these many funds, you are actually on a completely uncontrolled index fund. Your money is all over. Some funds do well, some funds don't do well at any given point. So there are two disadvantages of this fallout of your investment over time. One is that you are paying the cost of actively managed fund, while you might be having an index fund. And index funds today are available at 10 basis points. Why bear the cost of 1.5%, 2%, or 1% when something of that kind is available at 10 basis points? And other is that, it is entirely a matter of interest. Some people want to keep their things organized. And the advantage of keeping things organized is that you are interested. Right now, if some of your investments do very poorly, you say, okay, it's a very small money which is invested there. If something does well, you feel happy. And generally our tendency is, or, our approach is, our attitude is that, we remember our wins and we tend to forget our losses. And so I would say that if you want to be on top of your portfolio, if you want your portfolio to be better organized, it is good to have, good funds and 2, 3 funds, 4 funds can actually get you meaningful diversification, good management, and of course it will warrant that you change. Investments are meant to be, when you invest in anything which is marketing, you will have to take some corrective action as and when they don't do well. And maybe it is time to act. चलते हैं अगले कॉलर की ओर। नोएडा से एसपीएस जैन है हमारे साथ। मिस्टर जैन, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए।
हाँ, धीरेन्द्र जी और आप सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। ये इंटरनेशनल मार्केट में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना कहाँ तक उचित है, उसका टैक्सेशन का क्या है, और इसी डायरेक्शन में एसबीआई इंटरनेशनल यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड का निवेश कैसा रहेगा? इंटरनेशनल फंड में पैसा लगाना वैसा ही है इक्विटी फंड में, जैसे आप भारतीय इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं। आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, इसका टैक्स ट्रीटमेंट भारतीय इक्विटी फंड से अलग है। 3 साल तक आपको होल्ड करना, जैसे डेट फंड का टैक्स ट्रीटमेंट होता है, 3 साल तक होल्ड करने के बाद इंडेक्सेशन के बाद आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है, 20% का कैपिटल गेन्स टैक्स इंडेक्सेशन के बाद। और इसको देखने का नजरिया आपका ये होना चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे हर एक निवेशक का थोड़ा पैसा लगना चाहिए, क्योंकि इस तरह की कंपनियां, जिस तरह की कंपनियों में खासकर जिस तरह का टेक्नोलॉजी एक्सपोजर आपको विदेशी कंपनियों में, खासकर यूएस डोमिसाइल फंड में आपको मिल रहा है, उस तरह की कंपनियां यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। उन कंपनियों का हम सामान इस्तेमाल करते हैं, सालों से हम सारी चीजों को हम कंज्यूम करते हैं, हम कंज्यूमर हैं उसके, लेकिन ये निवेश का जरिया आपके लिए उपलब्ध नहीं था। और ये जो हाईटेक अरीना है, जहां पर भारी ग्रोथ भी देखा जाता है, बड़ा सब्सटैंशियल मार्जिन भी इन कंपनियों का देखा जाता है, उस वजह से इन कंपनियों में भारी वृद्धि भी देखी गई है। भविष्य हमेशा ही अनिश्चित होता है, और जब भी आप इस तरह का भारी रफ्तार, इस तरह का भारी वृद्धि देखते हैं, तो यहाँ पे बड़ा उतार चढ़ाव भी देखा जाता है। इस उतार चढ़ाव के साथ एक और डायमेंशन है कि अगर आप 2, 4, 5 साल की अवधि देखें, तो जिसमें कि रुपया हमेशा डिप्रिशिएट करता है, तो ये एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि 2-3%, 4% का सालाना रिटर्न आपको, अगर आज आप एक डॉलर आप ले जाते हैं, तो आज 75 रुपया आप ले जाते हैं, 73 रुपया ले जाते हैं डॉलर की एवज में। और 4 दिन के बाद अगर हमारा रुपया डिप्रिशिएट होकर के अगर 78 रुपया हो जाता है या 80 रुपया हो जाता है, तो वही पैसा भले ही विदेशी बाजार में न बढ़ा हो, लेकिन वापस लाने में वो 80 रुपया हो जाएगा या 78 रुपया हो जाएगा। तो ये एक अलग क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है यहाँ पे लगाना चाहिए, सिलेक्टिवली लगाना चाहिए, यूएस फंड्स में लगाना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन के नजरिए से, और वो ही रूल लागू होते हैं। एसआईपी कीजिए, धीरे धीरे लगाइए, और बहुत सारे विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं। एसबीआई का फंड भी एक अच्छा पुराना फंड है जिसमें कि आप फंड लगाएंगे, अपना पैसा लगाएंगे। Next caller is Vinod from Delhi. Vinod, a warm welcome to you on the program. Please ask your question to the expert. हेलो जी सर, मेरी पूरी टीम को बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं जी, उनकी फीस डिसाइड करने का क्या तरीका होता है? नंबर 1 बात। नंबर 2, क्या इनकी फीस वन टाइम होती है, या अगर मैं किसी एडवाइजर को लाइफ लॉन्ग रखना चाहता हूँ, तो क्या एनुअली हमें जैसे एएमसी पे करते हैं, इस तरह से कुछ देना होता है? और उसका बेसिक कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितनी फीस होनी चाहिए, प्लीज? बहुत सारे अलग अलग एडवाइजर है, और वो पूरी तरह से आजाद है वो किस तरह का वो आपसे फी लेंगे। सबसे पहले कि ये एक रेगुलेटेड एक्टिविटी है, यहाँ पे सेबी लाइसेंस देता है आरआईए का। तो जब भी आप किसी को फी दे रहे हैं और किसी एडवाइजर को, तो आप देख लें सेबी के साइट पे कि वो रजिस्टर्ड एडवाइजर है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक रेगुलेटरी ओवरसाइट भी होता है। लोगों को कंडक्ट करने के लिए उनके लिए क्वालिफिकेशन है, उनके लिए कंडक्ट का एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो फॉलो करना है। एक तो वो है, क्या वो लेंगे ये निर्भर करता है उस पर। हालांकि अब सीलिंग लग गया है कि एक खास रकम से ज्यादा, शायद 1-1.5 लाख रुपए से ज्यादा वो सालाना नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो क्या रकम लेते हैं ये उन पे निर्भर करता है। और उस सीलिंग के वो जो आउटसाइड बाउंड्री बना हुआ है कि इससे ज्यादा वो नहीं दे सकते, उसके अंदर उन्हें चार्ज करना है। उत्तम कुमार है नोएडा से। क्या आप कुछ और कह रहे थे धीरेन्द्र जी? नहीं। उत्तम कुमार है नोएडा से हमारे अगले कॉलर। स्वागत है, सवाल पूछिए। सर को नमस्कार। सर मैं व्यू करना चाहूंगा अपने म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियो है उसके बारे में। सर अभी मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मैंने एचडीएफसी स्मॉल कैप और एचडीएफसी इंडेक्स निफ्टी 50 एंड एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड और एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। सर ये फंड मेरे पोर्टफोलियो में, आपसे मैं राय जानना चाहूंगा कि क्या ये पोर्टफोलियो सही है, और इसमें अगर सही नहीं है तो मेरे को क्या चेंजेस करने की जरूरत है?
मेरे पास रेडियो नहीं है, मैं आपसे जवाब फोन पे कहूँगा सर। जी, अधिकतर मेरी तो पहली सलाह होगी कि जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन कई तरीके का होता है। एक तो डाइवर्सिफिकेशन होता है कि आप इक्विटी में लगा रहे हैं, डेट में लगा रहे हैं, किसी और चीज में लगा रहे हैं। दूसरा कि हर तरह की कंपनी में लगा रहे हैं, छोटी कंपनी, मिड साइज कंपनी, बड़ी कंपनी। तो उस नजरिए से तो डाइवर्सिफाइड है, लेकिन सारा पैसा आपका एचडीएफसी के फंड में लगा हुआ है। एचडीएफसी के फंड का अगर, और कई बार देखा गया है कि एक केएमसी की स्थिति करीब काफी मिलती जुलती है अधिकतर फंड में, क्योंकि वहां पे एक सिमिलर तरीके का थीम रिफ्लेक्ट होता है। और जो आपके पास इंडेक्स फंड है, उसमें तो किसी सलाह की जरूरत नहीं है। आपका फंड बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा इंडेक्स करेगा, और पिछले दिनों इंडेक्स का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। मेरी सलाह होगी कि आप ये जो आप फॉलो कर रहे हैं, इसके बजाय आपके लिए एक सुविधाजनक लो मेंटेनेंस पोर्टफोलियो ये होगा कि आप सारा पैसा अपना 2-3 मल्टी कैप फंड में लगाएं और 2-3 अलग अलग कंपनियों के, तो उससे आपको अलग अलग लोगों के स्किल पे भी अच्छी मल्टी कैप फंड में। और जब आप मल्टी कैप फंड में पैसा लगाते हैं तो कुछ पैसा बड़ी कंपनियों में लगा होता है, कुछ मिड साइज कंपनियों में लगा होता है, छोटी कंपनियों में लगा होता है, और उसकी आपको चिंता नहीं करनी होगी। तो ये पूरा उद्देश्य आपका बेहतर तरीके से उस तरह से अचीव हो पाएगा कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा और हर तरह का। Our next caller is from Pune. I hope I've got the name right. We have Venkat on our Market Mantra program. Warm welcome to you, sir. Please ask your question. गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। दिनेश सर को गुड इवनिंग। सर मुझे पूछना था कि अभी इन्वेस्ट करना है तो मुझे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है या ईटीएफ फंड में इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा? अगर ईटीएफ फंड में इन्वेस्ट करना है तो मिड और स्मॉल कैप के उसमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ईटीएफ फंड? और मेरा एक दूसरा सवाल है सर। आप क्या पूछ रहे हैं, इंडेक्स और ईटीएफ में? यस। डायरेक्ट इंडेक्स फंड में लगाना है या ईटीएफ में लगाना है? उस पर्टिकुलर मिड कैप या स्मॉल कैप पे ईटीएफ में लगाना है, कौन सा बेटर रहेगा? लार्ज कैप में तो मुझे लगता है कि ईटीएफ का बड़ा स्ट्रांग केस है, और ये जो मिड कैप और स्मॉल कैप के ईटीएफ आए हैं, ये जो इंडेक्स फंड पे माउंटेड जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इनका पुराना लंबा हिस्ट्री नहीं है, पर वहां पे इंडेक्स का प्रदर्शन, अगर हम इंडेक्स का प्रदर्शन देखें तो वहां पे काफी आसानी से आपको इन कंपनियों में डाइवर्सिफिकेशन मिल पाता है। लेकिन देखना होगा कि ये इंडेक्स फंड कैसे चलते हैं। पहले जब कभी भी ऐसे इस सेगमेंट का इंडेक्स फंड लाया गया है तो वहां पर एक खास रकम से ज्यादा वाले इंडेक्स फंड को चलाने में बड़ी असुविधा हुई है। बल्कि अपने देश में एक बार S&P 500 इंडेक्स फंड पे भी BSE 500 उस समय था, उसके भी इंडेक्स फंड को चलाने में फंड मैनेजर सक्षम नहीं हुए थे। उसको रेप्लिकेट करना उनके लिए बड़ा मुश्किल रहा था, क्योंकि 100-150 स्टॉक के बाद के जो हमारे कंपनी का लिस्ट है वहां पे सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं होता है। तो मेरी सलाह होगी कि लार्ज कैप के लिए जरूर इंडेक्स फंड खरीदें। स्मॉल कैप और मिड कैप का अभी केस प्रूवन नहीं है। मिस्टर पटेल है पालघर से हमारे अगले श्रोता। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार। मैंने बैंक में 6 साल पहले खाता खोला था, बड़ौदा बैंक में। तो अभी बोलता है कि तुम्हारा खाता बंद हो गया, पैसा भी कट हो गया, नया खाता नया खोलना पड़ेगा, और ऊपर से 100 रुपए लेके नया खाता खोला और पहले का 1000 रुपया बोलता है तुम्हारा खत्म हो गया, अभी नहीं मिलेगा, ऐसा बोलता है। जी हाँ, ऐसा संभव है, क्योंकि अधिकतर बैंक जो आपका नॉर्मल अकाउंट था जिसमें कि एक मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करने पे वो कोई खास रकम काटते हैं, उसके तहत ये आपका पैसा कट करके फिर वो खत्म हो गया होगा। लेकिन आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर ये गलती हुई होगी तो आपका पैसा मिल जाएगा। और अभी जो अगला अकाउंट खोले वो देखे कि उसके नियम कानून क्या है, कितना कम से कम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। आपका खाता बंद नहीं करने के लिए कम से कम ये सावधानी तो जरूर बरतें। And before we take our next caller, we have another story with us. So the government has strongly condemned the false reporting in certain media by some vested interests, claiming that the government of India has purportedly asked state-owned banks to withdraw funds from foreign currency accounts abroad in anticipation of the potential seizure of such accounts with regard to the Cairn legal dispute. Condemning all such source-based reports as false, Finance Ministry said that these are totally incorrect and not based on facts. Certain parties with vested interests appear to have orchestrated such misleading reporting, which often relies upon unnamed sources and presents a lopsided picture of factual and legal developments in the case.
It said the government of India is vigorously defending its case in this legal dispute. It is a fact that the government has filed an application on the 22nd of March this year to set aside the highly flawed December 2020 International Arbitral Award in the Hague Court of Appeal. Finance Ministry said the proceeding is pending. It said the government is committed to pursuing all legal avenues to defend its case in this dispute worldwide. The ministry said that the CEO and the representatives of Cairns have approached the government of India for discussions to resolve the matter. It said constructive discussions have been held and the government remains open for an amicable solution to the dispute within the country's legal framework. पालघर से ही है हमारे अगले श्रोता भीम सिंह, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार नमस्कार पूरी टीम मार्केटिंग मंत्रा को। जी नमस्कार। एक सिंपल क्वेश्चन है मैडम जी। मैं स्मॉल इन्वेस्टर हूँ। 30 साल पहले मैंने कुछ इन्वेस्ट किया था और सिंपल अलॉटमेंट इन्वेस्टमेंट में मुझे 10-20 लाख का फायदा हो गया है, तो क्या उस पर इनकम टैक्स आ जाएगा? आपने क्या शेयर दिया था, शेयर खरीदा? हाँ, अलॉटमेंट फ्रॉम कंपनी शेयर। अब जी हाँ, इस पे आपको टैक्स लगेगा जब आप बेचेंगे। उसके पहले आपको पहले लिया था। सॉरी, 30 साल पहले? हाँ 30 साल पहले लिया था, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि 30 साल से 2018 तक जो वृद्धि हुई होगी उस पे टैक्स नहीं लगेगा। बहुत मामूली से रकम पे जो 2018 से जो भी आपने शेयर दिया था उसका दाम 2018 से अभी तक कितना बढ़ा है, इस वृद्धि पर आपको केवल 10% टैक्स लगेगा इस गेन पे। तो आप तुरंत पता करें कि आपने जो इन्वेस्ट किया था उसका 28 फरवरी 2018 को उस इन्वेस्टमेंट का क्या दाम था और आज क्या दाम है, और इस दौरान जो वृद्धि हुई है केवल उस पे ही बहुत मामूली सा रकम होगा। 3 साल में केवल 3 साल के रिटर्न पे आपको टैक्स देना होगा। Our next caller is Rahul from Kolkata. Rahul, please ask your question quickly. We're running out of time. Hi, good evening, sir. I have a fund called Canara Robeco Equity Tax Saver Fund. I am investing. I am doing basically SIP since January. Whether I have to continue or not? Oh, it's a good fund, and I think you should continue. Just keep in mind that the annual investment during a financial year is only qualified for. It gets you a tax saving. It gets you a tax break as well. Investment up to 1.5 lakh rupees you are entitled for. It is deducted from your income for computing taxes. जी राहुल जी, आपका एक और क्वेश्चन है, पूछें। I'm afraid we've lost Rahul there. I have one question very briefly. Should one go for a focus fund, the top 30 stocks chosen by the manager? Sometime, if the fund manager succeeds, your returns are, outsized. And the reverse is as true. If it doesn't go, if things go wrong, then they are on a free fall. It's a compromise of diversification, and there are benefits and disadvantages. धीरज जी, अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो ब्रीफली फ्लेक्सी कैप फंड्स भी क्या एक अच्छा ऑप्शन है, जैसे आप अभी? जी हाँ, मैं फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप बिल्कुल इंटरचेंजेबली मैं यूज कर रहा हूँ अपने बोलने में, क्योंकि ये जो फ्लेक्सी कैप है ये नया एक कैटेगरी ऐड हुआ है। मेरे दिमाग में यही रहता है कि ये जो फ्लेक्सी कैप है, जो जहाँ फंड मैनेजर को अधिकार देते हैं कि जहाँ उसकी इच्छा हो वहाँ वो पैसा लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए आज के कार्यक्रम में धीरेन्द्र जी। धन्यवाद आपका। और हम सभी श्रोताओं का भी इतने उत्साह के साथ हमारे प्रोग्राम में भाग लेने के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। And before we close, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors withdraw 4,444 crore rupees from the Indian markets this month so far, and domestic stocks surged around 3.5% during the week ended on Friday. Sensex reclaimed the 50,000 mark, Nifty regained the 15,000 level. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.